जब हिंदू धर्म इतना ही अच्छा है तो जो मेजॉरिटी हिंदू हैं वो गरीब और पिछड़े क्यों हैं? जाति के नाम पे जो आज तक भेदभाव होता है उसकी शुरुआत कब हुई? क्यों अंबेडकर और बहुत से लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट बन गए? ऐसा क्या हो गया था कि अंबेडकर को एनाहिलेशन ऑफ कास्ट लिखनी पड़ी? जब पहले के लोग आपस में मिलते जुलते नहीं थे, एक साथ खाना नहीं खाते थे, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह नहीं होता था, तो 4 वर्णों से 3000 जातियां कैसे हो गईं? आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवाल जो वर्ण, जाति और कास्ट पे उठते हैं उनके जवाब लेकर आया हूँ। पहला सवाल, 4 वर्णों से 3000 जातियां कैसे हो गईं? इसका जवाब है भारत के लोगों की जेनेटिक स्टडी, जो हमें ये बताएगी कि कैसे भारत में अलग अलग जातियां बनी और बटी। एक स्टडी में ये पाया गया कि 2000 साल पहले तक जो भारत के लोगों का जीन पूल था वो काफी डाइवर्सिफाइड था। मतलब ये जरूरी नहीं था कि अगर कोई इंसान एक जाति से आता है तो वो उसी जाति में विवाह करे, और यही रीजन है कि भारत का जीन पूल 2000 साल पहले तक इतना डाइवर्सिफाइड था। लेकिन आज जब हम हिंदू शादियों की बात करते हैं तो सिर्फ 10% शादियां ही इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो भारत का जीन पूल काफी डाइवर्सिफाइड था 2000 साल पहले तक, आज वो श्रिंक होता जा रहा है। उसमें से डाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस हो ही नहीं रहे। तो भारत में जातियों के लगातार बढ़ने का एक रीजन इंटरकास्ट मैरिजेस भी थे। अर्थशास्त्र में कम से कम ऐसी 15 जातियां मेंशन्ड है जो अंतर वर्ण विवाह के बाद बनी। कुछ जातियां बनी माइग्रेशन की वजह से। एग्जाम्पल, वदमास, आंध्र द्रविडास, मुलकुंडो, ये कुछ जातियों के नाम है। जो ब्राह्मण्स सौराष्ट्र से माइग्रेट करके मदुरई में सेटल हो गए और वहाँ आर्टिसन का काम करने लगे, उनको एक नई पहचान मिली, सौराष्ट्र जाति की। तमिलनाडु में एक जाति है कोंगू गौड़ा। ये लोग बंगाल से माइग्रेट होके तमिलनाडु में गए। बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे जहाँ कोई क्षत्रिय कुम्हार का काम कर रहा है, बुनकर का काम कर रहा है, फूल माला बना रहा है। आपको ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ एक ही जाति के लोग एक स्टेट में जनरल कैटेगरी में आते हैं और दूसरे स्टेट में ओबीसी में आते हैं। अब ऐसे ही चीजें समाज में जातियों को लेकर एक कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। जैसे भूमिहार जाति का नाम तो सुना ही होगा आपने। अब ये जाति किस वर्ण की है, इसको लेकर एक डिबेट होता है। ब्राह्मण्स भूमिहार जाति को ब्राह्मण वर्ण का नहीं मानते और शूद्र वर्ण भूमिहार को शूद्र नहीं मानते, और सरकार भूमिहार को जनरल कैटेगरी में रखती है। अब भूमिहार जाति के लोग जाएं तो कहाँ जाएं? और ऐसे 3000 जातियों में से न जाने कितनी जातियां हैं जिनको अपने वर्ण का ही नहीं पता। और जब ब्रिटिशर्स ने कास्ट सेंसस शुरू की थी तो उनको भी इस परेशानी की वजह से कई बार अपने कास्ट सेंसस को बंद करना पड़ा था। बिजनेस कर रहे हैं तो वैश्य बन गए, लोहार, मूर्तिकार, फूलकार, बढ़ई का काम कर रहे हैं तो शूद्र बन गए। इर्रिस्पेक्टिव वे लोग पहले क्षत्रिय थे, वैश्य थे या ब्राह्मण। इससे हमें वर्ण या जाति का थोड़ा आइडिया हो गया। लेकिन अब कास्ट पे आते हैं कि कास्ट क्या है। आजकल वर्ण या जाति से ज्यादा कास्ट ट्रेंड कर रहा है। वर्ण गुण, कर्म और जन्म तीनों का मिश्रण है और जाति वर्णों का सब क्लासिफिकेशन है। तो अभी कास्ट क्या है? कास्ट एक इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट है पोर्चुगीज ओरिजिन का, जिसका फंडामेंटल फाउंडेशन है रेस। जो 1920s के आसपास कास्ट मूवमेंट में तेजी आ रही थी और उन कास्ट मूवमेंट के पीछे जो इंटेलेक्चुअल बैकअप था उसका फाउंडेशन ही था रेशियल थ्योरी। आर्यन वर्सेस द्रविड़, जो गोरे हैं वो ब्राह्मण, जो गोरे नहीं हैं वो शूद्र। मैक्स मुलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी का इम्पैक्ट आज भी हम जेएनयू के कैंपसेस में देख सकते हैं। 1920s में भी इसी थ्योरी के बेसिस पे बहुत सारे कास्ट मूवमेंट खड़े हुए और यही कारण बना उन सारे मूवमेंट्स के फेलियर का। जो समस्या हिंदू समाज में कास्ट को लेकर थी, कास्टिज्म को लेकर थी, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर थी, उसको बाहरी वर्सेस मूल निवासी का मुद्दा बना दिया। जब भारत की जातियों ने एक रेशियल टोन पकड़कर कास्ट का रूप लिया तो वहीं से कास्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। आर्यन इन्वेजन थ्योरी हर एंगल से, चाहे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, लिटरेरी एविडेंस हो या जेनेटिक एविडेंस हो, हर तरीके से इमेजिनेशन और उस थ्योरी को आज तक एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए कई फेक नैरेटिव्स भी बनाए गए। जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि कैसे हजारों सालों तक शूद्र को पढ़ने नहीं दिया गया। ये है 1825 का मद्रास प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड। गुरुकुल या स्कूल्स में अलग अलग वर्णों के छात्रों की क्या संख्या थी ये देख लीजिए। सबसे ज्यादा 66% शूद्र वर्ण के बच्चे हैं।
बंगाल बिहार प्रेसिडेंसीज का भी यही सिस्टम था मैकॉले रिफॉर्म आने से पहले। अभी तक हमने ये जान लिया कि हिंदुइज्म, जाति और कास्ट में क्या रिलेशन है, वर्ण, जाति और कास्ट में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ 2 सवाल और डिस्कस करेंगे। पहला, आज जो हम हिंदू समाज में कास्ट को सेंटर में रखकर अमीरी गरीबी, अगड़ा पिछड़ा या समाज में धन और रिसोर्सेज का अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसकी वजह क्या है, कास्ट या कुछ और। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम जब मेगास्थनीज भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को 7 कैटेगरीज में बांटा। तब भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन गरीबी या भेदभाव उतनी नहीं थी जितनी आज है। क्यों? 10th सेंचुरी में एक अरब ट्रैवलर अल मसौदी इंडिया आया। उसके भी भारत के बारे में जो रिकॉर्ड है उसमें ये कहीं से नहीं मिला कि भारत में जाति के बेसिस पे कोई भेदभाव हो रहा है। 11th सेंचुरी में अल बरूनी जब इंडिया आया महमूद ऑफ गजनवी के साथ, तो उसने भी कास्ट सिस्टम पर वही बात बोली जो ऋग्वेदा में लिखा है। आज जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार ना होने की बात करते हैं, गरीबी या अमीरी की बात करते हैं, पहले जितने भी ट्रैवलर्स आए 14th सेंचुरी तक उनके डिस्क्रिप्शन ने वर्ण या जाति को कोई गलत चीज नहीं बताई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वर्ण और जाति के नाम पर समाज में भेदभाव शुरू हो गया। एक तरफ ऐसे मंदिर और स्ट्रक्चर्स बन रहे थे जिनको आज भी हूबहू बना पाना मुश्किल है। 15th-16th सेंचुरी तक भारत की जीडीपी वर्ल्ड के 33% के आसपास थी। ये सब तभी पॉसिबल है जब ज्यादातर लोग शिक्षित हों, सबके पास अपना अपना कोई ना कोई काम हो, पैसा कमाने का साधन हो। अब कोई ब्राह्मण तो ये मंदिर या उनकी मूर्तियां बैठकर नहीं बना रहा होगा, किसी शूद्र ने ही बनाई होंगी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का डिस्क्रिप्शन देते हुए लिखा है कि पाटलिपुत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए 64 गेट थे। ये भी किसी ब्राह्मण ने तो बनाया नहीं होगा। बिना किसी स्किल या शिक्षा के शूद्र ये सारे अलग काम जिसके लिए स्पेशलाइज स्किल की जरूरत थी वो कैसे कर लेते थे। अगर 1825 तक शूद्र गुरुकुल में पढ़ते थे तो आज जिस स्थिति में हिंदू समाज है उस स्थिति में कैसे पहुंच गया। आज जो हम जाति और कास्ट के नाम पर हिंदू समाज में भेदभाव की कहानियां सुनते हैं या जिसके हमें प्रमाण भी मिलते हैं, उसकी शुरुआत हुई मिडिवल इंडिया से। 12th और 13th सेंचुरी में जो भारत पर बाहर से हमला होना शुरू हुआ, उसके बाद ही हिंदू समाज की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। अब बाहरी हमलों से बचने के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है। युद्ध लड़ने के लिए पैसे लगते हैं, लोग लगते हैं और रिसोर्सेज लगते हैं। ऊपर से युद्ध हार जाओ तो मंदिर के धन और महिलाओं की लूट। अब ऐसी स्थिति में समाज के पास 2 विकल्प थे, या तो एकजुट हो जाए या अपना अपना बचाव करें अपने अपने स्तर पर। लोगों ने तब भी वही किया जो आज करते हैं। लोगों ने एकजुट होने के बजाय अपना अपना बचाव करने का सोचा। जब अफगानिस्तान या पंजाब में लुटेरे आते थे तो दिल्ली, यूपी, बिहार के राजाओं को तो यही लगता था ना कि हमें लड़ने की क्या जरूरत है, हमलावर अभी बहुत दूर हैं। लुटेरे पहले अफगानिस्तान के राजा को हरा के आएंगे, फिर पंजाब के राजा को हराएंगे, फिर कहीं जाके दिल्ली या हरियाणा पहुंचेंगे। जब तक लुटेरे हमारे दरवाजे पर आ नहीं जाते तब तक लड़ने की क्या जरूरत। अब ये सुनिए, 1628 से लेकर 1658 तक जब शाहजहां का राज था तो मुगल्स को जितना भी रेवेन्यू आता था उसका 37% सिर्फ 68 लोगों में बंटता था और अगला 25% बाकी के 587 ऑफिसर्स में बंटता था। मतलब टोटल रेवेन्यू का 62% सिर्फ 655 लोगों में बंटता था और इसी रेवेन्यू का 30% अकबर के टाइम पर सिर्फ 25 लोगों में बंटता था। पैसा जो शूद्र वर्ण के अलग अलग जातियों में उनके काम के हिसाब से बढ़ता था, अब सिर्फ कुछ लोगों में ये सारा पैसा डिवाइड होता था। लोग अलग अलग तरह के टैक्स भर भर के गरीब होने लगे। शूद्र वर्ण के लोगों की जमीनें छीनी जाने लगी और यहाँ से असली गरीबी शुरू हुई। मंदिरों को लूटा गया। जितने भी गुरुकुल मंदिरों की वजह से चल रहे थे या तो बंद हो गए या कम रिसोर्सेज की वजह से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी कम हो गई। नालंदा जैसे कितने छोटे बड़े विद्यालय या गुरुकुल होंगे जिनको बर्बाद किया गया होगा। मास कन्वर्जन भी इसी टाइम पे हुआ। अब ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, समाज का अलग अलग हिस्सा सिर्फ अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, उस समाज का पतन नहीं होगा तो और क्या होगा। यही वो समय था जब वर्ण व्यवस्था या हिंदू समाज का जो डायनामिक फैक्टर था, एक दूसरे पर निर्भर था, वो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त होती चली गई। जिस वर्ण व्यवस्था के 3 फंडामेंटल पिलर्स थे,
गुण, कर्म और जन्म, उसमें से गुण और कर्म चले गए और सिर्फ बच गया जन्म। गुण और कर्म क्यों चले गए? शिक्षा और काम के अभाव में। ये सारी चीजें और ज्यादा गहरी हो जाती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर। एक तरफ मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से भारतीय समाज और ज्यादा खोखला होता चला गया। अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों से उनकी जमीनें और जंगल छीन लिए। यूरोप से सस्ता सामान इंपोर्ट कर भारतीय कारीगरों की आजीविका छीन ली। लोगों को तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल फैमिन्स क्रिएट किए, जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाई जिससे जो भारत का कारीगर था, चाहे कपड़ा हो, खिलौना हो, चर्मकारी हो, मिट्टी के बर्तन बनाना हो या लोहे की कारीगरी हो, उनके सारे कौशल और स्किल्स धरे के धरे रह गए। इन सभी लोगों को अपना काम छोड़कर मजदूर बनने पर विवश कर दिया। आज के समय में भी जो भारत में 55% लोग सिर्फ खेती पर निर्भर है, वो किसी और की नहीं, अंग्रेजों की देन है। भारतीय समाज टूटा क्यों, आज तक गरीब और पिछड़ा क्यों रहा, उसके पीछे का असली कारण ब्राह्मण वर्सेस दलित नहीं है। कारण है ये इतिहास और हिंदू समाज की गलतियां, जिनको आज तक हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की अंग्रेजों ने। वो किसके पैसे थे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र? शूद्र जो भारतीय इकोनॉमी के बैकबोन थे, उनको तोड़कर ऐसा अपाहिज बना दिया कि आज तक वो गरीबी और पिछड़ेपन से निकल नहीं पाए। आज जो जाति और कास्ट के नाम पर हैव एंड हैव नॉट्स की लड़ाई चल रही है, उसको दूर करने का जो पहला स्टेप है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों के पर कैपिटा इनकम में एक अच्छा खासा सुधार। और इसके लिए भारत को चाहिए ढेर सारा पैसा, और वो पैसा भारत के पास है नहीं। तो दो चीज़ें बचती हैं बस पॉलिटिशियंस के पास अपनी कमियों को छुपाने के लिए। पहला रिजर्वेशन का झुंझुना और दूसरा फ्री बी पॉलिटिक्स।